बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। लगातार आज 10वां दिन है जब किसान आंदोलनरत हैं। सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि किसी कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही है। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने का आश्वासन जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद किसान है कि उस कानून में संशोधन की बात कर रहे हैं। किसान की मांग है कि कानून को दोबारा वापस लिया जाए। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन जमे हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दोपहर 2 बजे किसानों के साथ एक बैठक निर्धारित है। मुझे बहुत उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे। शनिवार को किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बातचीत के पहले ये बड़ी मीटिंग हो रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि वहीं किसान महापंचायत के नेता रामपाल जाट ने कहा है कि सरकार को 3 काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए और उसे लिखित में देना होगा कि एमएसपी जारी रहेगी। अगर आज की वार्ता से कोई सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आता है तो राजस्थान के किसान NH 8 के साथ दिल्ली की ओर मार्च करेंगे और जंतर मंतर पर डेरा डालेंगे। और किसानों के आंदोलन के बाद में गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है और जंतर मंतर पर जिस तरह से किसानों का यह कहना है कि जंतर मंतर पर वो डेरा डालेंगे, उसको लेकर पुलिस की ओर से तैयारियां पूरी कर दी गई है। बता दें कि तमाम ऐसी सड़कें जो दिल्ली बॉर्डर को जोड़ती हैं, उनको लेकर किसानों का मार्च लगातार जारी है और ऐसे में तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे, तमाम ऐसे हाईवे जहाँ से जो दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद को जोड़ती है, हरियाणा, राजस्थान को जोड़ती है, उन इलाकों को, रास्तों को बंद करने का किसानों का उद्देश्य है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने के आदेश दे दिए हैं। किसानों को दिल्ली के सीमा में घुसने से रोकने का आदेश दिया गया है। आदेश में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों को बॉर्डर पर ही रोक कर रखा जाए। गृह मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कंटीले तारों वाले बैरिकेड्स को मुख्य हथियार बनाया है। इसके अलावा किसानों के ट्रैक्टर व ट्राली को रोकने के लिए जर्सी बैरियर व मिट्टी से भरे डंपर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैरिकेड्स के ऊपर कंटीले तार लगाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स के गोल घेरे कर कटाले तार लगवाए गए हैं। बैरिकेड्स पर कंटीले तार वेल्डिंग करके लगवाए गए हैं, जिन्हें दिल्ली के सभी बॉर्डर पर लगाया गया है। बता दें कि CAA NRC के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भी इस तरह के बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे। इसके अलावा हर बॉर्डर पर 2 से 3 जगहों पर पिकेट लगाकर चेकिंग की जा रही है। नई दिल्ली जाने वाले हर रास्ते पर चेकिंग की जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट्स मिले हैं कि किसान ग्रुप में आकर किसी VIP जगहों या प्रधानमंत्री आवास या फिर केंद्रीय गृह मंत्री आवास पर पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं। इसे देखते हुए शुक्रवार को VIP जगहों की सुरक्षा को लेकर तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। नई दिल्ली में VIP जगहों की ओर जाने वाले रास्तों पर भी पिकेट लगाकर चेकिंग शुरू कर दी गई है। और आज किसानों के आंदोलन का 10वां दिन है और उस बीच केंद्रीय गृह मंत्री और कृषि मंत्री के साथ में किसानों की आज 5वें दौर की बातचीत है। हालांकि इसके पहले 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, बैठक हो चुकी है, लेकिन आज 5वें दौर की बातचीत है। आज 5वां दिन है जब किसान और सरकार आमने सामने होकर बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा ये फिलहाल बैठक के बाद समझ में आएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ आज 10वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार किसानों को मनाने के लिए तमाम कोशिशें करती नजर आ रही है। दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए किसानों को और संगठनों के बीच में आज 5वें दौर की बातचीत होगी। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को भी किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत के बाद सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए किसानों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। वहीं किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। किसानों के प्रदर्शन के चलते NH 24 पर मौजूद गाजीपुर बॉर्डर एक ओर से बंद होगा। यह गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता किसानों के बैठने की वजह से बंद है। लिहाजा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को NH 24 पर जाने से बचने की सलाह दी है और दिल्ली जाने के लिए अप्सरा बॉर्डर, भोपरा और DND का उपयोग करने को कहा है। इसके अलावा टिकरी, झरोड़ा और बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहेंगे। बदूसराय बॉर्डर हल्के वाहनों जैसे कार और 2 पहिया वाहन के लिए खुला रहेगा। बता दें कि किसानों ने सरकार से आज होने वाली बातचीत से पहले बैठक की थी, जिसमें किसान नेताओं ने आज होने वाली बैठक को लेकर रणनीति बनाई थी। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया, सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन हमने साफ कहा है कि इन्हें वापस लेना होगा। किसान नेता हरिंदर पाल लाखोवाल ने कहा, सरकार से कह दिया गया है कि कानून वापस लें। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा।
और एक तरफ कोरोना की मार है तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण की मार भी राजधानी दिल्ली को लोगों को सताने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी लगातार प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ते जा रहा है। दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रही है और दिल्ली एनसीआर में लोगों की सांसों पर संकट आ गया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर की हवा दिनों दिन जहरीली होती जा रही है। पराली जलना बंद होने के बाद भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि दिल्ली की हवा कल से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक सुबह 9 बजे दिल्ली के प्रमुख 16 इलाकों का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं अन्य इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 300 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली की हवा खराब होने का एक प्रमुख कारण वायु की धीमी गति है, जिसकी वजह से प्रदूषित हवा और धूल के कण एक जगह जमा हो रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है। और कोरोना महामारी का असर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, लेकिन सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है। हर राज्य में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन हर राज्य की सरकार को आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। सबके बावजूद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 96 लाख के पार पहुंच गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में लगातार 27वें दिन कोरोना के 50,000 से कम और लगातार 6वें दिन 40,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 36,652 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 512 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। अच्छी खबर यह है कि बीते दिन 42,533 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की संख्या दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे अधिक है, यानी कि देश का नंबर तीसरे स्थान पर है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 7वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 96,08,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,39,700 लोगों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केस घटकर 4,09,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 6,393 घट गई है। अब तक कुल 90,58,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। सबसे अधिक एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 7वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामले अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर आता है। और आज जिस तरह से पीएम मोदी ने घोषणा कर दी है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में कोरोना वैक्सीन हम सबके पास होगी, वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, यानी कि सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने ये साफ तौर पर कहा था तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, तमाम पार्टी के नेताओं को, कि वैक्सीन को लेकर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और बहुत जल्द हर राज्य में, हर इलाके में, हर क्षेत्र में कोरोना का वैक्सीन का वितरण किया जाएगा और उसका डोज दिया जाएगा। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई थी। पीएम मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन को लेकर एक बड़ी बात कही और बताया कि कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों, कोरोना वॉरियर्स को मिल सकती है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि अभी 8 ऐसी वैक्सीन हैं जो ट्रायल के चरण में बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि आने कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिलेगी। वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। भारत एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जो हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने पर ट्रैकिंग करेगा। पीएम मोदी ने बताया है कि केंद्र सरकार बड़े स्तर पर वैक्सीन वितरण को लेकर काम कर रही है, जो राज्य सरकार की मदद से जमीन पर उतारा जाएगा। सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है जिसकी सिफारिश के मुताबिक से ही काम होगा। वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इस पर फिलहाल केंद्र और राज्य मिलकर फैसला करेंगे। कीमत पर फैसला लोगों को देखते हुए किया जाएगा और राज्य में इसकी सहभागिता शामिल करनी होगी। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है।
एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। और पीएम मोदी के ऐलान के बाद से ही एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी खुशखबरी देने वाली खबर सामने दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन का काम देश में लगातार जारी है और जोरों पर काम चल रहा है। सभी इलाकों में, सभी राज्यों में वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एम्स जो देश का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान है, उसके द्वारा भी लगातार कोशिशें की जा रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि बहुत जल्द उसके द्वारा वैक्सीन का निर्माण किया जाएगा। हालांकि पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद में भी वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है और इसको लेकर राजधानी दिल्ली का एम्स अस्पताल भी लगातार कोशिशें कर रहा है। भारत में कोरोना की वैक्सीन को लेकर एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने करोड़ों लोगों को खुशखबरी देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक या आने वाले महीने में शुरुआत में हमें सफलता मिल जाएगी। गुलेरिया ने कहा है कि उम्मीद है कि कोरोना की वैक्सीन जनवरी तक देश में आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए भारतीय नियामक अधिकारियों से आपातकालीन इजाजत मिलनी चाहिए ताकि जनता को वैक्सीन देना शुरू किया जा सके। रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना के टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया गया है। 70,000 से 80,000 लोगों को टीका दिया गया, कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। डेटा से पता चलता है कि अल्पावधि में टीका सुरक्षित है। और जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का तीसरे चरण का मतदान जारी है। उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, उसके बावजूद भी मतदाता काफी संख्या में, भारी तादाद में जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हुआ, जिसको लेकर 33 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें कश्मीर घाटी की 16 और जम्मू क्षेत्र की 17 सीटें शामिल हैं। गौरतलब है कि 28 नवंबर से शुरू हुई यह चुनाव प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। इसमें कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होगी। हालांकि इस बीच डीडीसी चुनाव के दौरान अनंतनाग में फायरिंग होने की घटना भी सामने आई है। इस फायरिंग में अनीश उल इस्लाम नामक डीडीसी कैंडिडेट के घायल होने की खबर मिल रही है। पुलिस के मुताबिक उसकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम गौरव शर्मा उर्फ गोल्डी बताया जा रहा है। उस पर कैश बांटने का आरोप भी लगा है। उसके पास से पुलिस ने 58,695 रुपए बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इससे पहले 1 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। इस दौरान करीब 49% लोगों ने मतदान किया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने कहा था कि दूसरे चरण के चुनाव में जम्मू संभाग में 65.52% मतदान हुआ, तो वहीं कश्मीर संभाग में कुल 33.34% वोटिंग हुई। कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सबसे अधिक यानी कि 69.66% मतदान हुआ। मुकामी तो चूंकि हमें मालूम नहीं है कि वहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन जब आप एक सिक्योरिटी कवर में हैं तो सिक्योरिटी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के हालात जो हैं तो उसमें ध्यान से चलने की ज़रूरत है। न सिर्फ उन लोगों को जो उम्मीदवार हों, बल्कि हर आदमी को ध्यान से चलने की ज़रूरत हो, क्योंकि एक माहौल था यहाँ पे ख़राब और इसमें पता नहीं हो कौन से अंसर होते हैं, कौन से लोग होते हैं, उसका क्योंकि इल्म नहीं होता तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी पार्टी या किसी फ़र्द पर नहीं होता है, ये ओवरऑल एक सिचुएशन को डटर करने के लिए होता है। मुझे लगता है जहाँ तक भी मैं लोगों का मूड देख रहा हूँ और आगे वाले दिनों में भी लगता है पार्टिसिपेशन ठीक से होगा। और आरबीआई की मौद्रिक नीति के नतीजे सामने आए हैं। बता दें कि कोरोना संकट बीते लगभग 1 साल से देश पर है और इसमें देश की अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाई हुई थी। इसको लेकर अब जीडीपी ग्रोथ को लेकर नए आंकड़े सामने आए हैं। बता दें कि हर साल सकल मौद्रिक नीति के नतीजे सामने आते हैं, जिसको लेकर देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की जो पारदर्शिता है वो जनता के सामने रखी जाती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी यानी कि एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक के नतीजे सामने आए हैं। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ये माना है कि साल 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहेगी। आरबीआई के मुताबिक इस साल जीडीपी ग्रोथ -7.5 रहेगी। बता दें कि अक्टूबर में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में जीडीपी -9.5% रहने का अनुमान जताया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी दी है। बता दें कि आरबीआई ने रेपो रेट में 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% बरकरार रखा है।
बता दें कि रिजर्व बैंक हर 2 महीने में अपनी सालाना मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। इसके पहले हुई अक्टूबर की बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन पर्यटक जो है मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर के, तमाम ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर बर्फबारी हो रही है और ऐसे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। देश में सर्दी जोर पकड़ चुकी है और तापमान में हो रही गिरावट को देखते हुए लग रहा है कि इस बार देशवासियों को ठंड का सितम कुछ ज्यादा ही झेलना पड़ेगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी मैदानी इलाकों के लिए ठंड में इजाफा कर रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरी तरह से बर्फ की चादर में ढक चुके हैं। तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पानी लगातार गिरावट के कारण लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में निवार के बाद अब बुरबई चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक खाड़ी में उठने वाले इस तूफान की श्रीलंका के त्रिकोमाली के दक्षिण पूर्व से 240 किलोमीटर की दूरी है। वहीं भारत के पाम्बन से फिलहाल यह तूफान 470 किलोमीटर और कन्याकुमारी से 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तमिलनाडु में अब बुरेवी तूफान का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके आने की आशंका आने वाले दिनों में है और ऐसे में तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। मछुआरों को समुद्र तट से दूर कर दिया गया है। इसके अलावा वहां के लोगों को रेस्क्यू के लिए तैयार कर दिया गया है। NDRF समेत तमाम सुरक्षा दल हैं जो वहां तैनात कर दिए गए हैं ताकि लोगों को आपदा के वक्त किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। तमिलनाडु और केरल पर 4 दिसंबर को बुरेवी तूफान का खतरा मंडरा रहा था। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उधर PM मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव मदद केंद्र सहयोग देने का भरोसा भी दिया है। इस बीच कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली और मदुरै में NDRF की टीमें भेज दी गई हैं और नागरकोइल में राहत शिविरें स्थापित कर दी गई है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी शाखा ने बताया है कि तूफान 4 दिसंबर को तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। इस कारण दक्षिण तमिलनाडु तथा दक्षिण केरल में 3 दिसंबर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु के राज्य मंत्री RV उदय कुमार ने बुधवार को रामेश्वरम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सभी मछुआरे समुद्र तट से लौट आए हैं और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में जाने के लिए कहा गया है। और लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। इसकी चपेट में बॉलीवुड के कई सितारे आ चुके हैं और अब वरुण धवन भी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इसकी चपेट में आए हैं। शूटिंग के दौरान उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसको लेकर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। इसके पहले भी तमाम ऐसे अभिनेता है बॉलीवुड के जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बॉलीवुड स्टार्स के कोरोना पॉजिटिव होने का सिलसिला जारी है। इस बार इसकी चपेट में इंडस्ट्री के 2 बड़े दिग्गज स्टार्स आ गए हैं। एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस नीतू कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों फिल्में जुग जुग जियो की शूटिंग कर रहे थे। इसके पहले ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और अब कोरोना वायरस की वजह से फिर से रोक दिया गया है। सूत्रों की माने तो राज मेहता की फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान वरुण धवन और नीतू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिल्म की बाकी कॉस्ट की बात करें तो इसमें शामिल एक्टर्स अनिल कपूर और कियारा आडवाणी का भी कोरोना टेस्ट किया गया था, लेकिन इन दोनों कलाकारों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। मगर इसके बावजूद फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रजनीकांत आने वाली 31 दिसंबर को अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे और बताएंगे कि कैसे वो राज्य में काम करेगी, क्या उनकी घोषणाएं होंगी, क्या उनकी नीतियां होंगी और कैसे उन योजनाओं का वो अनुसरण करेंगे। इसी के साथ साथ रजनीकांत ने यह भी कहा है कि वो राज्य में विकास की तरफ आएंगे, विकास करेंगे और लोगों की समस्याओं को जानकर अपने पार्टी के तहत काम करेंगे। इसके साथ साथ एक खास बात यह भी है कि सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा है कि वो 31 दिसंबर को बहुप्रतीक्षित राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे और वर्षों से चल रही अटकलों को समाप्त करते हुए इसे आने वाले साल जनवरी 2021 में लॉन्च करेंगे। उन्होंने यह घोषणा अपने मंच रजनी मक्कल मंदिरम के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात के 1 दिन बाद की है। उन्होंने कहा है कि चुनावी राजनीति से जुड़ी अपनी योजनाओं को जल्द से जल्द घोषणा करेंगे उसकी। और रजनीकांत ने यह भी कहा है कि चुनाव के बाद वह ऐसी सरकार बनाएंगे जो जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करेगी। उन्होंने कहा है कि वह अपनी सरकार बनाकर राज्य की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल देंगे। उनकी सरकार सबकी बेहतरी के लिए काम करेगी। रजनीकांत ने कहा है कि वह जो वादा करते हैं उससे कभी भी नहीं मुकरते हैं। राज्य में राजनीतिक बदलाव जरूरी है, यह वक्त की मांग है। यह अभी भी नहीं होता है तो फिर कभी नहीं होगा। इस बदलाव के लिए लोगों से अपील करता हूं कि मेरे साथ आएं और हम मिलकर राज्य की राजनीति को बदल कर रखेंगे, ऐसा रजनीकांत ने कहा है।
और इसी के साथ इजाजत रही, देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।